नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे ये वाले फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूपी पीसीएस 2020 के मेंस के लिए हमारे 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक 80 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 4 क्वेश्चन पर डे दिए जाएंगे और पूरा उसका कंप्लीट फीडबैक मिलेगा। और दूसरा जो है ऑफिशियल टेस्ट सीरीज होगी जिसमें 12 फुल लेंथ जीएस के पेपर दिए जाएंगे, उसके फुल लेंथ आंसर दिए जाएंगे और कंप्लीट जो है पूरी चेकिंग होगी। 20-20 क्वेश्चन होंगे हर पेपर में, ठीक है। जैसे ऑफिशियल पेपर आता है वैसे ही होगा और कंप्लीट चेकिंग होगी, कंप्लीट मॉडल आंसर मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9696066089 8562008530। Hello everyone, my name is सौरभ सिंह। वेलकम टू दिस न्यू इनिशिएटिव। यूपी पीसीएस जीएस मेंस के सिलेबस को हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कंप्लीट कर रहे हैं। आज के वीडियो में भी जीएस के 4 क्वेश्चन देखेंगे जो चारों क्वेश्चन पेपर से होने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे पहले के जितने क्वेश्चंस हो रखे हैं उसको आपने कहीं नोट्स में नोट किया है, क्योंकि अब जो सारे क्वेश्चंस आएंगे उसमें कई बार आपको जो कंटेंट बनानी होगी ना वो उन्हीं क्वेश्चन से हो जाएंगी। जैसे आज के कई क्वेश्चन होंगे ऐसे, एथिक्स का क्वेश्चन जो आज का है उसी कंटेंट आपके वही पुराने नॉलेज से हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो कोर्सेज हैं उनकी जानकारी के लिए नंबर्स पे कॉल करिए और फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए ताकि यूट्यूब की जो अपडेट्स आपको नहीं मिलती हैं वो यहाँ से मिल सके। कई बार होता है कि वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग को अपडेट नहीं मिली है इसलिए पता नहीं चलता है। जो प्लेलिस्ट में वीडियोज़ अपलोड होते हैं ये सारी अपडेट्स आपको फ्री टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल सकती है, तो इसको प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, ठीक है। GS1 का क्वेश्चन है, डिस्कस द रीजंस फॉर फ्रीक्वेंट अर्बन फ्लडिंग इन इंडिया, व्हाट मेजर्स शुड बी पुट इन प्लेस टू मैनेज दीज फ्लड्स। ठीक है, जो बार बार शहरी बाढ़ आ रही है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको पता है हैदराबाद में भी बाढ़ आई थी, ठीक है। हैदराबाद की स्थिति आपने देखी और बहुत रिसेंट है इसलिए मेंस में एक क्वेश्चन बन सकता है। अब ये क्वेश्चन 2 जगह बन सकता है, पेपर आपको याद होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर बन सकता है या ज्योग्राफी के अंदर बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर 1 में यानी कि किसके अंदर पूछ रहा है आपसे, ज्योग्राफी के बारे में पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या दिल्ली को फुल फ्लेज्ड स्टेट बना देना चाहिए। मतलब आज की डेट में दिल्ली में कुछ फीचर्स आपको यूटी वाले मिलेंगे, कुछ स्टेट वाले मिलेंगे और बीच बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में जो बवाल होता रहता है, तो बार बार ये डिमांड होती है कि इसको पूरा स्टेट बना देना चाहिए, फुल स्टेट बना दो आप। तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, आपको किस तरीके से लिखना है, आपको इसको सपोर्ट करना है या निगेट करना है, ये सारे पॉइंट्स आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, भारत में इसके बढ़ने के क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार क्या कर रही है। तो व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट और क्यों राइज हो रहा है इंडिया में, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कोविड के बारे में पूछ सकता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में भी सवाल बन सकता है कि कहीं ना कहीं ये कोविड से भी रिलेटेड है। लास्ट क्वेश्चन है एथिक्स का। अ सोसाइटी मस्ट बी बेस्ड ऑन नीड्स एंड नॉट ग्रीड्स। एक समाज को जरूरतों पर आधारित होना चाहिए ना कि लालच पर। चर्चा करना है। देखिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा हो तो आप ये देखोगे कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको एक कोई स्टेटमेंट दी जाती है और उसके बारे में आपको विस्तृत में लिखना पड़ता है एथिक्स के पेपर में, ऐसे क्वेश्चन कम से कम 3 आ रहे हैं, कम से कम। तो कई लोग होते हैं जो एथिक्स में केस स्टडीज से ही डरे होते हैं। भाई उतना ही खतरनाक ये सवाल भी है। आप आखिर इस सवाल में क्या लिखेंगे ये ज़रा सोचिए। तो मेरा आंसर देखने से पहले ज़रा एक बार आप खुद कोशिश करिएगा कि अगर आपके सामने ये सवाल आज के आज आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कैसे लिखेंगे। समझ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और उस स्टेटमेंट में आप किस तरीके से अपनी पूरी बात कह रहे हो उससे वो आपके एथिक्स की जानकारी ले लेंगे जो एग्जामिनर हैं आपके। इसलिए इन स्टेटमेंट को भी उतनी ही सावधानी से करना है जैसे आप केस स्टडीज़ को लेकर के सावधान रहते हैं। 3 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 से 4 क्वेश्चन अगर इस तरीके के आ रहे हैं तो आपको स्टेटमेंट्स लिख करके उनको प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। कल भी हमने एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में और आज भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द रीजन फॉर फ्रीक्वेंट अर्बन फ्लडिंग इन इंडिया, व्हाट मेजर शुड बी पुट इन प्लेस टू मैनेज दिस फ्लड्स। बार बार अर्बन फ्लड्स क्यों आ रही हैं
और इन बाढ़ों के प्रबंधन के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पूछ सकता है। अभी हैदराबाद में आई हुई है, मुंबई में आपको हर साल देखने को मिलता है, फिर एक आपको असम और बिहार, तीन यहाँ पर तो मिनिमम रूरल एरिया में मतलब देहाती क्षेत्रों में भी ज़्यादा बाढ़ देखने को मिलती है, असम बिहार वाले क्षेत्र में तो यही है। लेकिन मुंबई और हैदराबाद क्लासिक एग्जाम्पल है। लास्ट ईयर चेन्नई का आपको याद होगा, ये क्या है, पूरे एग्जाम्पल है किसके, अर्बन फ्लड के। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बनता है फ्लड के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, जिसमें आप बोलोगे कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, कुछ फैक्ट्स याद होने चाहिए। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग बना, उसने कहा कि 49 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है इंडिया का, वो क्या है, फ्लड प्रोन है, बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से इतना एरिया है, मतलब इसमें बाढ़ आने की आशंका रहती है। कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। लेकिन वो हो गया फ्लड पे क्वेश्चन। देखिए फ्लड पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है क्योंकि बहुत जनरल है। अर्बन फ्लड पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो अर्बन फ्लड के बारे में आपको स्मार्ट सिटीज़ चल रहा है, ये वो टाइप प्रोग्राम, अमरूद चला रहे हो आप, तो ऐसे केस आप इतने सब बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी चला रहे हो, वहीं हर साल आपको अपने सिटीज़ में क्या अर्बन फ्लड देखने को मिलता है। तो इसलिए अर्बन फ्लड का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि क्यों आ रही है, रीजंस, उसके बाद जोग्राफिकल रीजंस या जितने भी फैक्टर्स में आप इनको बांट सकते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है। ठीक है, और वे फॉरवर्ड मतलब क्या ले सकती है ग्लोबल लेवल पे। कुछ इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट वगैरह याद है आपको, ग्लोबल प्रैक्टिस अच्छी तो उनका नाम लिख सकते हैं। जब फ्लड का क्वेश्चन आए तो उसको आप हमेशा डिवाइड कर सकते हैं 4-5 पार्ट्स में। जैसे पहला पॉइंट आप बना लीजिए हाइड्रोलॉजिकल रीजन। हाइड्रोलॉजिकल मतलब जो जल से रिलेटेड है, मतलब पानी की वजह से कोई भी जो फ्लड की स्थिति क्रिएट हो रही है, मतलब ज़्यादा बारिश हो गई, कम समय में ज़्यादा बारिश हो गई, इस तरीके के जो सिस्टम्स है। टोपोग्राफिकल, वहाँ की टोपोग्राफी क्या थी, ठीक है, वहाँ का जो भूमि है उस जगह पे उसकी हाइट क्या है, उसका स्लोप कितना है, ठीक है, ढाल कैसी है उसके, ये सब टोपोग्राफी के अंदर आते हैं। तीसरा आप लिखोगे एंथ्रोपोजेनिक, मतलब मानव जनित क्या कारण है, एंथ्रोपोजेनिक। फिर आप चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि किस तरीके से फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा फ्लड को नियंत्रण करने की जो प्रणाली है उसके क्या कारण है, उससे वजह से कैसे फ्लड आ रहा है, उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है इंडियन फ्लड्स में। तो इस तरीके से 4 पॉइंट तो आप बांट ही सकते हैं। ठीक है, फिर 5वां एक बना लीजिए क्लाइमेट चेंज वाला पॉइंट। तो ये 5 पॉइंट के अंदर आप बांट के लिख सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ऐसे क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए फ्लड आए तो भी ये 5 पॉइंट बनेंगे, अर्बन फ्लड आए तो भी ये 5 पॉइंट बनेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, देखिए बड़ा ध्यान से देखिएगा, मुझे लगता है ठीक ठाक लिखा है मैंने। To the increase in frequency of extreme weather events along with failure of planning and flood management system lead to recurrence of urban floods। मौसम के व्यवहार में नितांत परिवर्तन से एक तरफ की वजह से और अप्रत्याशित वर्षा की बारंबारता बढ़ गई है, और उसी के साथ साथ हमारे खराब शहरी नियोजन और अप्रभावी बाढ़ प्रबंधन ने भारत में शहरी बाढ़ की गंभीरता को बढ़ा दिया है। इंट्रोडक्शन लिखते समय 2 चीज़ आप कर सकते हो। देखिए मैंने जो लिखा है इसमें क्या है कि कुछ चीज़ों को मैं बढ़ा रहा हूँ, कुछ घटा रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, आप ही बताइए कि क्या क्या बढ़ रहा है और उसी में रीजंस भी बता दीजिए। मैंने बोला कि ये ठीक है, ये चीज़ें बढ़ रही हैं, क्या बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की, और उसी के साथ साथ घटा क्या है, अर्बन प्लानिंग घटा है, फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम घटा है। तो एक चीज़ बढ़ा, एक चीज़ घटा, और इसी के साथ साथ हमारा एक इंट्रोडक्शन बन गया। आप इस चीज़ को हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप इस तरीके की इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि कहीं कुछ बढ़ रहा है, कहीं कुछ घट रहा है। जैसे याद होगा आपको ग्लोबलाइजेशन का हमने इंट्रोडक्शन लिखा था, तो उसमें हम लिखा था कि इंक्रीज किस चीज़ की हुआ है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और वो ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन रिलेटेड था विमेन से, तो फिर हमने उसी में लास्ट में लिख दिया था कि इट हैज़ ऑल्सो लेड टू एडवर्स इम्पैक्ट इंक्लूडिंग वेमेन। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं 2 टॉपिक को कि एक तरफ उसकी तारीफ करते करते लास्ट में उसकी बुराई लिख करके इस तरीके से एक इंट्रोडक्शन लिख दीजिए जो समराइज कर देगा पूरे टॉपिक को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रीजंस क्यों है। तो देखिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आपको मैंने बताया कि 5 पॉइंट में बांट के आपको लिखना है इस तरीके से। ठीक है, रीजंस पहले मैंने बोला हाई और इरेटिक रेनफॉल, उच्च बारिश है और अनियमित बारिश है। अनियमित मैं क्यों कह रहा हूँ, अब हैदराबाद में भी हम देखेंगे कि ये 18 दिन के अंदर 356 मिलीमीटर की बारिश हो गई।
तो ये अनियमित बारिश है। इतना वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इसके लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। तो इस तरीके की बारिश जब होगी तो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाएगा। तो अनियमित बारिश जो होगी कभी, तो उसकी वजह से भी आपको आज की डेट में क्या अर्बन फ्लड्स देखने को मिल रही हैं। पहला पॉइंट हो गया। अनप्रेसिडेंटेड बिहेवियर ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, जो हैदराबाद में इतनी ज़्यादा बारिश हुई उसका एक रीज़न था कि कुछ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुए थे बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। ठीक है, तो ये अभूतपूर्व व्यवहार क्यों है? चक्रवातों के अभूतपूर्व व्यवहार की वजह से भी एक रीज़न है। तो ये वाला पॉइंट आप किसके अंदर डाल सकते थे? क्लाइमेट चेंज के अंदर डाल सकते थे। ठीक है, और ये पहला पॉइंट किस में डालोगे आप? ये वाला मैंने बताया था ना, हाइड्रोलॉजिकल रीजन, हाइड्रोलॉजिकल रीजन में डालो आप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सिंस मानसून वॉज गुड दिस ईयर सॉयल वॉज ऑलरेडी सैचुरेटेड विद मॉइस्चर। जैसे मानसून बहुत बढ़िया था इस साल, तो सॉयल में ऑलरेडी खूब सारा पानी सैचुरेटेड लेवल पे था। अब जब पानी खुद ही सॉयल में इतना ज़्यादा है, तो जो हैदराबाद में खूब सारी बारिश हुई, तो अब सॉयल के पास एक कैपेसिटी नहीं कि इस पानी को सोख सके। उसकी वजह से क्या होगा कि जितना पानी बरसेगा वो ज़मीन में ना जाके सतह पे बहेगा। जब सतह पे बहेगा तो ये फ्लड क्रिएट करेगा, क्योंकि ज़मीन के नीचे जा ही नहीं रहा है। दूसरा, आप इससे अर्बनाइजेशन से एक पॉइंट जोड़ के लिख सकते हो कि ये शहरों की सतह क्या होती है? कंक्रीट की बनी हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कंक्रीट का जंगल। कंक्रीट के जंगल में जब बारिश होगी तो ये पानी ज़मीन में अंदर ना जाकर क्या डायरेक्टली फ्लो करेगा? ड्रेन्स के थ्रू, और ड्रेन्स जो होंगे वो ओवरफ्लो होंगे और उसकी वजह से क्या आएगी? फ्लड। ठीक है, मैं जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ उस 5 पॉइंट्स के अंदर आप रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सिटीज़ वही कंक्रीट जंगल वाली बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लैक ऑफ कैचमेंट एरिया प्लानिंग। देखिए, अगर मैं ये पूरी सिटी यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये कैचमेंट एरिया होगा। कैचमेंट एरिया वह क्षेत्र होता है, वह पूरा जोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ जहाँ से पानी ये सिटी रिसीव करती है। पानी मतलब जब भी बारिश होगी तो बहता हुआ इस क्षेत्र में की तरफ बहेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक कोई ऊंचा क्षेत्र है और इस पॉइंट पे जब बारिश होती है तो ये पानी इस क्षेत्र में बहता है। तो यानी कि इस सिटी का कैचमेंट एरिया यहीं तक है। ठीक है, यानी कि इस लेवल के बाद इस बाउंड्री के इधर जब भी बारिश होगी तो वह किधर बह के आएगा? इस सिटी की तरफ बह के आएगा। तो एक सिटी का एक कैचमेंट एरिया होगा जहाँ जहाँ से इस स्ट्रीम्स के थ्रू या अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पे पानी आ सकता है। तो अब आपको किसी भी शहर के फ्लड की प्लानिंग करनी है तो आपको उस पूरे कैचमेंट एरिया को ध्यान में रख के करना है। तो हमारी सिटीज़ के जो प्लानिंग की गई ड्रेनेज की, उसमें कैचमेंट एरिया को ध्यान में रख के बनाया भी गया। लेकिन हुआ क्या कि इन कैचमेंट एरिया को, मान लीजिए यहाँ पे नाली बनाई गई, ड्रेन बनाया गया, एक रास्ता पूरा क्रिएट किया गया कि पानी यहाँ बह के आएगा। इस पर फिर इंक्रोचमेंट शुरू हुआ, लोग आकर के क्या करने लग गए? इस पर बसने लग गए। तो आज की डेट में जो ये एरियाज थे जहाँ जहाँ से इनको पानी रिसीव करना था वो क्या हो गए? ब्लॉक हो चुके हैं। उसकी वजह से भी पानी यहाँ पर सही समय पर नहीं पहुँचेगा, सही तरीके से नहीं पहुँचेगा, वो इधर उधर बह जाएगा और शहर में बाढ़ आ जाएगी। तो इंक्रोचमेंट किस तरीके से खतरनाक है वो हमने पढ़ा अभी। ठीक है, एक तो पॉइंट होता है कि आप डायरेक्टली लिख दो क्या है, लेकिन समझ लिया आज हमने कि क्या दिक्कत थी। जैसे यहाँ पे कहता है, एज हैदराबाद लाइज बिटवीन डुअल बेसिन। हैदराबाद जो शहर है वो 2 बेसिन्स के बीच में। इसका मैं ये मतलब नहीं कि यहाँ से 2 नदियाँ जा रही हैं, मतलब 2 नदियों का कैचमेंट क्षेत्र है, इसके अंदर यहाँ पे पानी आपके आ सकता है। तो कहाँ का? कृष्णा और गोदावरी के बीच में पड़ता है कहीं। यहाँ से हैदराबाद से शायद मूसी बहती है, मूसी। ठीक है, तो इसके बीच में प्लस डेक्कन एरिया में, इसलिए यहाँ का जो ड्रेनेज पैटर्न है, डेक्कन आपको पता होगा कि डेक्कन वाले जो क्षेत्र हैं वो पठारी क्षेत्र हैं। तो प्लेटूज में किसी भी तरीके से रिवर बहती हैं कभी कभी, समझ रहे हैं? उनका कोई फिक्स्ड रास्ता नहीं बन पाता है क्योंकि प्लेटू जो है वो उनका इरोजन करना थोड़ा कठिन होता है। तो यहाँ पे इरेटिक पैटर्न डेवलप होता है, रेडियल होता है, अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं ड्रेनेज सिस्टम के। उस पर एक क्वेश्चन बना के मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये हो गया। फिर कैचमेंट एरिया की प्लानिंग कैसे खराब है वो हमने बात की। जलग्रहण क्षेत्र जो है उसकी योजना में कमी है। तो यहाँ पे जब योजना में कमी है तो जब आंसर आप लिखिएगा वे फॉरवर्ड या सोल्यूशन, तो यही पॉइंट से सोल्यूशन बनाइएगा कि आप फिर आपका सोल्यूशन ये होना चाहिए कि जलग्रहण क्षेत्र जो है उसकी प्लानिंग में सुधार करने की जरूरत है। इस तरीके से समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? जो तूफानी जल की निकास प्रणाली, मतलब ऐसा बारिश हो, बहुत तेज़ी से बारिश हुई, उसकी वजह से एकाएक पानी इकट्ठा हुआ। तो आपने शहरों में देखा होगा, ये रोड जा रही है तो रोड के किनारे काफ़ी एक नाले होते हैं जो काफ़ी बड़े और गड्ढे मतलब गहरे होते हैं। ये स्टॉर्म वाटर के ड्रेनेज के लिए होते हैं कि बहुत तेज़ी से अगर पानी भरा और ज़्यादा लेवल पे पानी भर गया कहीं तो वो इनके थ्रू जल्दी से एग्जिट कर जाए। लेकिन वहीं शहर में आपने ये भी देखा होगा कि इनकी क्या हालत होती है। ठीक है, तो इस चीज़ की क्लॉगिंग हो गई है। क्लॉगिंग मतलब इसमें अतिक्रमण कह सकते हैं, और इस पर प्लास्टिक वगैरह और इन सब की वजह से भरे भरे से रहते हैं, इनकी सफाई नहीं होती है। वेटलैंड,
जिसको कहते हैं स्पंज। अर्बन एरिया है तो अर्बन स्पंज कह सकते हैं। स्पंज क्या होता है? सोखता। मतलब जो वेटलैंड्स होते हैं वो एक्स्ट्रा पानी को क्या करते हैं? सोख के रखते हैं। अब आप अर्बनाइजेशन के चक्कर में आपने क्या किया कि जो भी नेचुरल जितने भी इनके स्पंज थे, नेचुरल वेटलैंड्स, उनको खत्म कर दिया। ठीक, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, सोल्यूशन अब आप बता सकते हैं कि क्या क्या है। मैंने बताया था 5 पॉइंट के अंदर बांट के आपको प्रॉब्लम सारी लिखनी है। तो ठीक है, 5 पॉइंट के अंदर आपने बांट के मेरे सारे पॉइंट जो भी हैं उसको नोट करिएगा और इन 5 में डिवाइड करके लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये हो गया। सोल्यूशन में क्या है मैंने बताया, जो प्रॉब्लम है उससे सोल्यूशन निकालो। पहला पॉइंट क्या है? सी द होल सिटी एज अ कैचमेंट एरिया। पूरा सिटी एक तरीके जलगाड़ क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया। तो इसकी जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो उस हिसाब से करो। अगर इस रास्ते में पानी की निकासी में कोई इंक्रोचमेंट है उसको खत्म करो। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। वेटलैंड्स को फिर से सुधारने की ज़रूरत है, वेटलैंड को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अर्बन स्पंज होते हैं वो, अर्बन स्पंज, ये वर्ड लिख दीजिएगा। स्पंज सिटी मिशन की ज़रूरत है। स्पंज सिटी आपको समझ में आ रहा होगा क्या करेगा? वेटलैंड्स वगैरह को, मतलब शहर को और परमिएबल बनाएगा। परमिएबल मतलब जो भी पानी उस पर गिर रहा है वो उसको ज़मीन के अंदर सोखने की शक्ति बढ़ाएगा। ठीक है, कुछ आप इंजीनियरिंग टेक्निक भी कर सकते हो। इंजीनियरिंग में क्या कर सकते हो, जैसे टोक्यो का एक वीडियो पड़ा हुआ है, शायद क्विंट ने बनाया था, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं क्विंट ने, जिसने बताया कि जो टोक्यो शहर है उसके नीचे बहुत ऊंची ऊंची, इतनी ऊंची ऊंची और बहुत ही एक विस्तृत जल निकासी प्रणाली बनाई गई है। मतलब वाटर ड्रेनेज सिस्टम, और वो इतने बड़े बड़े ड्रेनेज है, मतलब बहुत ही बड़े। आप एक बार वो वीडियो देखिएगा, आपको अचंभा होगा कि इतना बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल उसको कह सकते हो आप। उस तरीके का कुछ प्लान किया जा सकता है, खासकर उन सिटी में जहाँ हर साल आपको बाढ़ देखने को मिल रही है। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स मैंने बताया था कि फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम एक पॉइंट आप बनाओगे। तो आपने ये देखा होगा कि इंडिया में जो एम्बैंकमेंट बनते हैं, एम्बैंकमेंट मतलब जो बांध बनाए जाते हैं या रिजर्वायर बनाए जाते हैं, तो इनका उद्देश्य था, बनाया गया था इनको किस पर्पज से, कि ये बाढ़ रोकेंगे। लेकिन आज की डेट में हमेशा आपने देखा होगा कि होता क्या है कि भाई बांध का पानी खोला गया। क्यों खोला गया? क्योंकि बाढ़ टूटने का डर था, और उसकी वजह से फिर जो एरिया में धीमे धीमे बाढ़ आनी थी वो एक साथ बाढ़ आ गई। ठीक है, तो ये क्या है कि जो चीज़ बनाई थी गई थी बाढ़ रोकने के लिए, वही बाढ़ क्रिएट कर रही है। तो एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे पॉइंट आप बना करके ये आंसर लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, शुड दिल्ली बी मेड अ फुल फ्लेज स्टेट? क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य बना देना चाहिए? प्रोवाइड आर्गूमेंट फॉर योर आंसर। अपने उत्तर के लिए तर्क प्रदान कीजिए। हाउ कैन वी एड्रेस द गवर्नेंस इश्यूज ऑफ दिल्ली? हम दिल्ली के शासन की जो भी मुद्दे हैं, मतलब जो समस्याएं हैं, उनको कैसे संबोधित कर सकते हैं? 3 पार्ट है सवाल के, 3 पार्ट में जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो मैंने आंसर लिखा है, डायरेक्टली इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हिस्ट्री वगैरह ये नहीं जानना चाह रहा है कि दिल्ली की क्या हिस्ट्री थी, दिल्ली में क्या वो चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, ये सब नहीं जानना चाह रहा है। ये सिर्फ आपसे जानना चाह रहा है बनाना है कि नहीं बनाना है, नहीं बनाना है तो क्यों, बनाना है तो क्यों, और जो भी गवर्नेंस प्रॉब्लम वो सही कैसे करनी है, ये जानना चाह रहा है। लेकिन मैंने कुछ हिस्ट्री वगैरह भी डाली है ताकि आपका इन्फॉर्मेशन बढ़े। ठीक है, सो दिल्ली बीइंग अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, इंट्रोडक्शन देखिएगा कि दिल्ली बीइंग a national capital territory hold strategic and politically sensitive position. Thus, it cannot be equated with any other union territory of the or state. ऐसा मानना किसका था? पत्ताबी सीतारमैया कमेटी का 1947, कि चूंकि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है इसलिए इसकी रणनीतिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए इसे अन्य किसी केंद्र शासित प्रदेश या किसी राज्य के साथ बराबरी नहीं की जा सकती या उनसे तुलना इसकी नहीं की जा सकती। इस स्टेटमेंट से आपको क्या लग रहा है? कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ये कह रहा है कि हम आपको पूरा स्टेट तो नहीं बना सकते। रीज़न क्या हमने बताया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? हाउएवर, हालांकि पॉपुलेशन कितनी है? करीब 2 करोड़ या 1.8 या 9 करोड़ है, 1.9 करोड़ के पास है। तो 18.9 मिलियन पॉपुलेशन के साथ यहाँ के लोगों की डेमोक्रेटिक राइट्स और उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को भी तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो पहला क्वेश्चन के पहले पॉइंट में हमने बताया कि क्यों नहीं बना सकते। दूसरे पॉइंट में आपने थोड़ा सा एक झलक दे दी कि भाई इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उनकी भी तो गवर्नेंस की इच्छाएँ हैं, उनको भी पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, उनको भी विधायक बनना है, मंत्री बनना है, ये सब करना है, उनको भी अपना राज्य खुद से स्वशासन करना है। उसका क्या?
उसको भी तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपने इंट्रोडक्शन में ही लिख दिया कि आप दोनों पॉइंट को लेकर के चलने वाले हो, ठीक। हिस्ट्री क्या है, ब्रीफ हिस्ट्री जानते हैं। पत्ताभी सीतारमैया कमेटी बनी थी जिसने बेसिकली पूर्ण राज्य बनाने की जो मांग थी उसको एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। क्या रीज़न है आपको समझ में आ रहा है, पिछला हमने पढ़ा। फिर लेकिन 1951 में एक एक्ट बनाई गई दिल्ली पार्लियामेंट के द्वारा, उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई कि मतलब इनके चुन के आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट होगी, स्टेट लेजिस्लेचर और ये सब चीज़ें। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कुड नॉट सस्टेन ड्यू टू हायर या लार्जर स्पेस फॉर सेंटर टू इंटरमीन इन फंक्शनिंग ऑफ स्टेट। कह रहा है कि लेकिन ये जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ये चल नहीं पाई, क्यों? क्योंकि सेंटर के पास उस समय जैसे आज है उसी समय भी बहुत ज़्यादा पावर था कि स्टेट गवर्नमेंट में इंटरवीन कर सकता था। तो वहाँ पे उस समय जो भी सीएम थे, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, उन्होंने बेसिकली रिज़ाइन कर दिया था। 1951 की बात कर रहा हूँ। फिर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है, आपको पता है 1953 में बनेगा, रिपोर्ट देगा 1956 में, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की बात कर रहा हूँ मैं। इसने रिकमेंड किया कि डुअल गवर्नमेंट इसने रिकमेंड किया, ऑल्सो रिकमेंडेड एबॉलिशन ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। इसने भी कहा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको हटा ही दो, क्यों? क्योंकि अभी जो यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट वाला सिस्टम चल रहा है, एक स्टेट और एक यूनियन, वो कहीं ना कहीं पॉलिसी पैरालिसिस कर दे रहा है और डिसीजन ना लेने दे रहा है, मतलब ना काम खुद करेंगे ना करने देने वाली स्थिति बन गई है, तो हटा ही दो। तो ये देखा आपने पत्ताभी सीतारमैया, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन का क्या मतलब कहना था इस मामले में। फिर डिमांड बार बार बढ़ी तो 69th अमेंडमेंट एक्ट आता है आपका बाद में, और 69th अमेंडमेंट एक्ट जब आएगा तो वो लेके आएगा 239AA, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू 239AA लेके आता है। और इसके तहत मैक्सिमम वो चीज़ें दिल्ली में आएंगी जो आज की डेट में आपको देखने को मिलती हैं, जैसे स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली, इसका नाम ही है, दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान। पहली बात है, एक विधानसभा होगी और चुनाव द्वारा भरा जाएगा इनको। एक विधानसभा होगी, फील्ड बाई इलेक्शन। क्या चीज़ फील्ड बाई? मतलब वहाँ के जो मेंबर्स होंगे, विधायक होंगे, इनको चुनाव होगा, डायरेक्टली चुनाव होगा। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होंगी? ऑल सब्जेक्ट, जो भी स्टेट सब्जेक्ट में जो भी मैटर्स हैं उन सब पे लॉ बना सकते हैं, 3 चीज़ों को छोड़ के। पब्लिक ऑर्डर मतलब लोक व्यवस्था जो है, पुलिस और भूमि यानी कि लैंड, इन 3 को छोड़ करके बाकी सब पे लॉ बना सकती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट, मतलब केजरीवाल जी की गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक। इवन आफ्टर क्रिएशन ऑफ असेंबली पार्लियामेंट हैज़, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि असेंबली बनने के बाद भी आज भी संसद को यूटी यानी यूनियन टेरिटरी के किसी भी मामले पर कानून बनाने की शक्ति भी प्राप्त है। मतलब एक तरफ आप स्टेट लेजिस्लेचर को भी ये पावर दे दिए हो, लेकिन वहीं नहीं वहीं इनको भी ये पावर दे रखे हो। तो एक तरीके से इनके पावर के ऊपर रियल पावर इनके हाथ में आपने नहीं दी है, पहला पॉइंट हो गया। अब ये चूंकि दोनों इस पे लॉ बना सकते हैं, इसलिए कॉन्करेंट स्टेट वाली हालत हो गई है, और इसकी वजह से पॉलिसी पैरालिसिस आपको देखने को मिला। मतलब डिसीजन जो होंगे उसमें क्लैरिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी, कौन सा लॉ चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, कौन किस पर बनाएगा लॉ, ये सब नहीं क्लियर है, ठीक है। जो ब्यूरोक्रेसी है वो किसको फॉलो करेगी, ये सारे पॉइंट्स। एग्जीक्यूटिव में क्या है? कार्यपालिका, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट की सहायता से एक मंत्री परिषद, लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा। जैसे गवर्नर होता है बाकी राज्यों में, यहाँ एलजी होगा, और एलजी की सहायता के लिए उसको एडवाइस करने के लिए कौन होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब अगर डिफरेंस होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एलजी के किसी भी व्यूज़ में, तो एलजी क्या होगा, इस मैटर को प्रेसिडेंट के पास क्या कर सकते हैं, रिफ़र कर सकते हैं। ये भी एक दिक्कत की बात है कि जब देखो तब एलजी जो है वो प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं। ये एक पॉइंट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब हम बात करेंगे कि क्यों स्टेटहुड देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। आपको अभी बेसिकली थोड़ा बहुत पता चल गया कि क्या दिल्ली की समस्याएं हैं। तो वो वाला जो पार्ट था क्वेश्चन का कि आप गवर्नेंस कैसे सही कर सकते हो, तो उसको सही करने के लिए आप यहाँ से इस वाले पॉइंट से सारे उठाइए पॉइंट्स, और यहाँ से कुछ बातें लिख दीजिए कि गवर्नेंस ऐसे से सही हो सकता है, ठीक है। अब क्यों नहीं देना, क्यों स्टेटहुड नहीं देना चाहिए? आपने देखा कई कमिटीज़ ने मना कर दिया। कौन कौन? पत्ताभी सीतारमैया ने कहा नहीं होना चाहिए। दूसरा किसने कहा? स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने नहीं कहा कि नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक बालकृष्ण कमीशन बना था। बालकृष्ण कमीशन ने भी कहा कि इसकी यार लिमिटेड फिजिबिलिटी है, इसको काम करना फिजिबल नहीं है। मतलब दोनों को ही दिक्कत होगी और यूनियन इफेक्टिव कंट्रोल नहीं रख पाएगा अगर दिल्ली को फुल स्टेट बना देते हैं। हमने पढ़ा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने तो मना किया ही था। फिर क्या?
ग्लोबल प्रैक्टिस यही है कि ग्लोबल लेवल पे अक्सर देखने को मिला है कि जो भी कैपिटल एरियाज रहे हैं उसमें जो यूनियन रहा है, जैसे फेडरेशन कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी अगर आप देखोगे यूएस में, तो वहाँ भी आप देखोगे कि मैक्सिमम या ज़्यादा कंट्रोल किसके पास रहता है, यूनियन के पास रहता है। तो आप एक पॉइंट ये देख सकते हो, ग्लोबल प्रैक्टिसेस तो ऐसी ही रही हैं कि जहाँ पर ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए यूनियन के पास उस पर्टिकुलर एरिया का। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे, किसकी स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया होता है, क्योंकि एम्बेसी है, दूतावास है। उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि क्यों दिया जा सकता है। तो हमने एक बात की थी कि भाई 1.9 करोड़, करीब 2 करोड़ के लोग यहाँ पे जनता है, तो इनका जो इफेक्टिव जो गवर्नेंस है, सुशासन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। पहली बात, मतलब कोई एक सर्वे था, शायद पीआरएस ने किया था, या हाँ पीआरएस की थी, उसमें बताता था कि जो स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए करीब 17 विभाग या 17 ऐसी अथॉरिटीज़ थी दिल्ली में, जिनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ये थी कि स्ट्रीट लाइटिंग करनी है। आप खुद सोचिए कि कितना ज़्यादा बटा हुआ अथॉरिटी है यहाँ पर। ये आप एग्जाम्पल सकते हो, मैं 17 है कि कितनी है कंफर्म करके बता दूंगा, लेकिन ये बेसिकली ये दिखा रहा है कि कितना डिवाइडेड अथॉरिटीज़ हैं दिल्ली में। तो वहीं से ये पॉइंट आता है कि मल्टीप्लिसिटी या ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन, मतलब बटा हुआ अधिकार क्षेत्र है और उसकी वजह से इफेक्टिव गवर्नेंस, सुशासन नहीं हो पाता है। ठीक है, व्हेन डिफरेंट पार्टीज इन पावर, जब सेंटर में और दिल्ली में अलग अलग पार्टीज पावर में रहती हैं तो ये दिक्कत और बढ़ जाती है, जैसे अभी आपको देखने को मिला होगा। फिर क्या है, गवर्नमेंट कांट होल्ड ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबल, ब्यूरोक्रेसी को गवर्नमेंट अकाउंटेबल बना ही नहीं सकती यहाँ पर, क्योंकि वो किसकी बात मान रहे हैं, फिर वो यूनियन या एलजी की बात मानने लग जाते हैं, चीफ मिनिस्टर यहाँ जीरो बन जाते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, वे फॉरवर्ड आप क्या लिख सकते हो, देखिए दिल्ली को स्टेटहुड नहीं देना है, आपको आंसर यही लिखना है। हमने बात की क्यों देना है क्यों नहीं देना है, ये तो पॉइंट आपको लिखना ही है, लेकिन वे फॉरवर्ड आपको लिखना है कि नहीं दे सकते भाई, क्योंकि क्या क्या रीजन आपको पता है। अब दिल्ली कांट बी मेड अ फुल फ्लेज स्टेट बट ऑल एफर्ट शुड बी मेड टू रिफॉर्म इट्स प्रेजेंट गवर्नेंस डेफिसिट। कहते हैं कि हम पूरी फुल फ्लेज गवर्नमेंट उसको वहाँ पे स्टेटहुड नहीं दे सकते, लेकिन सारे वो प्रयास करने चाहिए जिसके थ्रू यहाँ पे शासन या फिर सुशासन की व्यवस्था की जा सके। जैसे वेटिकन सिटी का मॉडल आप ले आ सकते हो। वेटिकन सिटी का मॉडल क्या है कि जो यहाँ पर कहा जाता है कि जो नई दिल्ली वाला एरिया या लुटियन दिल्ली है वो आप यूनियन के अंदर ले लो, बाकी जो क्षेत्र है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दो। तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट पूरा फुल फ्लेज स्टेट की तरीके से काम करे, ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें आप यूनियन के तरीके से अपना पूरा अलग सिस्टम रखो, जैसे वेटिकन सिटी में होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि ऐसा ग्लोबल मॉडल फॉलो किया सकता है। दूसरा, लंदन में क्या, लंदन में 2 तरीके की पुलिस है, एक जो वहाँ के लिए लोकल पुलिस है और दूसरी स्कॉटलैंड यार्ड है। ठीक है, उस तरीके का आप कोई सिस्टम कर सकते हो। बेसिकली है क्या कि स्टेट सेंटर को अगर ये लगता है कि अगर उनकी जो भी इंटरेस्ट है वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं या उनके इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, तो आप कुछ एक नया सिस्टम भी तो निकाल सकते हैं जिसमें राज्य के जो लोग हैं उनकी जो गवर्नेंस है ये सब भी सुधर जाए, उनको इन सब प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और साथ में यूनियन के जो कंसर्न्स हैं वो भी पूरे हो जाएं। तो एक बीच का कोई मॉडल निकालने की ज़रूरत है, उसी पे हम बात कर रहे हैं कि लंदन मॉडल हो गया, वेटिकन मॉडल हो गया, ये सब फॉलो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, रोगाणुरोधी प्रतिरोध क्या है और भारत में इसके बढ़ने के कारण क्या है। और यहाँ पे एक और पॉइंट था कि गवर्नमेंट क्या इनके लिए स्टेप्स ले रही है, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं। ये भी होगा 3 पॉइंट में क्वेश्चन है। पहला पॉइंट, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस या प्रतिरोध किस चीज़ के खिलाफ है, दवाइयाँ या एंटीबायोटिक्स के खिलाफ, बैक्टीरिया या इस तरीके के जो जीवाणु होते हैं इनके खिलाफ हमारे पास क्या है, एंटीबायोटिक। अब ये अगर ये जो भी जीवाणु है, विषाणु जो भी आप कह लो, ये अगर इस एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रतिरोध या अपनी इम्यूनिटी खुद बना ले, तो यानी कि आप दवा खाओ लेकिन आपको दवा असर ना करे। जो दवाएं आपको पहले बुखार पे आपको पीसीएम मान लीजिए काम करता था, सॉरी बैक्टीरियल की बात हो रही है, पीसीएम नहीं यहाँ पे आएगा, मैं एग्जांपल बस दे रहा हूँ कि कोई बैक्टीरियल दवाई है, जैसे टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, इसके लिए आप जो भी दवा खा रहे हो, अब ये दवा जब आप खा रहे हो तो अगर एक ऐसी स्टेज आ जाए कि ये जो बैक्टीरिया था
ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया था ये अंदर अपने इम्यूनिटी डेवलप कर ले कि अब जो ये दवाई आप खाओगे तो ये इसके ऊपर असर नहीं करेगी। यही होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये सिर्फ बैक्टीरिया में नहीं होता, मैंने आपको समझाने के लिए बोला, यहाँ बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स सबके लिए होता है। ठीक है, ये देखिए बैक्टीरिया, वायरस हो, कवक हो, परजीवी हो, इन सब में अगर समय के साथ ये बदल जाते हैं और संक्रमण का इलाज करने वाली दवाइयाँ इन पर प्रभावी नहीं रह जाती हैं, अतः इनके द्वारा बीमारी फैलने और मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता है। समझ में आया आपको? दे नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू मेडिसिन्स मेकिंग इन्फेक्शंस हार्डर टू ट्रीट एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीजेस स्प्रेड। ये हो गया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब ऐसे जो जीवाणु होते हैं जो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को पैदा कर लेते हैं उनको हम सुपर बग कहते हैं, सुपर बग। ठीक है, बस इतना कहना था यहाँ पर। आगे क्वेश्चन में दूसरा पार्ट था कि पाइप फैल कैसे सकते हैं। तो देखिए दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। पहला, आप आर्टिफिशियली लैब में ऐसा कोई बैक्टीरिया क्रिएट करो जो क्या है, रेजिस्टेंट हो इस चीज़ से, और फिर उसको बाकी आबादी में भेज दो। तो ऐसा कुछ अगर कोई कर दे। दूसरा, ये जो बैक्टीरिया खुद ही आपस में अपने समय के साथ जेनेटिक म्यूटेशन करे, अपने जो भी अनुवांशिक उत्परिवर्तन द्वारा अपने आप को चेंज कर लेता है, और अब वो दवाई जो पहले उसके ऊपर इफेक्टिव थी अब वो इफेक्टिव नहीं रही। तो इन दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये चीज़ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। इंडिया में कैसे बढ़ रहा है? पहले या दूसरे लेक्चर में जब हमने बात की थी प्राइमरी हेल्थ केयर की, तो मैंने बताया था कि 57% जो भारत में डॉक्टर हैं वो क्या, उनके पास कोई डिग्री है ही नहीं। यहाँ पे पॉइंट लिखिए आप, क्या कि 57% के पास डिग्री नहीं है, और वो जो प्रेस्क्रिप्शन कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, कितनी देनी है, मात्रा क्या होनी चाहिए, कब वो अधिक हो जाएगी। जब आप खुद सोचो, आप छोटी बीमारी के लिए जो हाईएस्ट बैक्टीरिया, हाईएस्ट एंटीबायोटिक हमारे पास दवा है, वो आप खाने लग जाओ, ठीक है, तो होगा क्या कि आपकी शरीर में और उस बैक्टीरिया में, प्रॉपर छोटा सा बैक्टीरिया था छोटी बीमारी का, लेकिन उसको भी आपने ये दवा खिला खिला के कहीं ना कहीं उसके अंदर जेनेटिक चेंजेस किए, और अब आने वाले टाइम पे ये छोटा बैक्टीरिया भी आपके लिए घातक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तरीके की दवाइयाँ उसके ऊपर काम नहीं करेंगी। तो जो जितना दर्द हो, जितनी दिक्कत हो, उसके प्रोपोर्शन में दवा देनी है। यानी कि एंटीबायोटिक्स के अलग अलग डिग्री हैं, ग्रेड हैं, ठीक है। जैसे सबसे खतरनाक एंटीबायोटिक मान लीजिए टीबी में देना है, तो अब छोटे मोटे किसी बीमारी में देने लग गए, तो वो सब क्या प्रमोट करेगा, एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस, AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब होगा क्या, क्यों हो रहा है ये? क्योंकि 57% के पास डिग्री नहीं है। डिग्री नहीं तो अपने मन से दवाई बांट रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ आपने खुद नोटिस किया होगा कि आपकी बीमारी हुई नहीं, आपको अभी हरारत हुई नहीं, कि आपके जितने दोस्त यार मित्र हैं, घर वाले, सब लोग शाम तक कोई ना कोई अपना अपना एक एक दवाई का पर्चा आपको थमा देगा, ये खा लो, हमको तबीयत खराब हुई थी तो हमने खाया था, ये खा लो, ये खा लो। तो आप ये देख रहे होंगे कि सब लोग ऐसे खाएंगे, ओवर द काउंटर खरीदेंगे, जाके काउंटर पे दुकान वाले से बोला भैया हरारत हो रही है, थोड़ा सा दवाई दे दो। यार उसकी क्वालिफिकेशन ये नहीं कि वो आपको दवाई मतलब वो बेच सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन ये नहीं कि वो आपकी बीमारी को ईजिली या पूरे इफेक्टिवली समझे और उसके हिसाब से दवाई दे, ठीक है। तो इस पूरे पॉइंट को, इस पूरी गणित को समराइज कैसे करेंगे आप, इसको कहेंगे सेल्फ मेडिकेशन, ठीक है। ये खुद से अपने आप को आप बता करके और दवाई लेने लग जाते हैं, सेल्फ मेडिकेशन। एंटीबायोटिक कंजम्पशन जो अनसाइंटिफिक तरीके से हम कर रहे हैं वो है कि आपने खुद से एंटीबायोटिक खरीद के खा लिया, ये वो टाइप कर लिया। 2 पॉइंट हो गए। सोशल प्रैक्टिसेस लाइक मास बाथिंग, कुंभ वगैरह जैसे जो मास बाथिंग वाले जो क्षेत्र हैं और जो प्रैक्टिसेस होती हैं, उनकी वजह से भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनसाइंटिफिक यूज़, जैसे पोल्ट्री में भी क्या यूज़ किया जा सकता है, एंटीबायोटिक को यूज़ किया जाता है। दूसरा, फार्मा इंडस्ट्री के जो भी, मान लो फार्मा इंडस्ट्री मतलब जो बना दवाइयाँ, उसके बाद जो कचरा निकला वो आपने डायरेक्टली नदी में बहा दिया। तो नदी में जब आपने बहा दिया तो कहीं ना कहीं वो पूरे फूड चेन में आ गया, फूड चेन में आ जाएगा। वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया होंगे वो उसके लिए धीमे धीमे क्या होंगे, उनमें जेनेटिक चेंजेस होंगे, और वो जो बैक्टीरियाज होंगे क्या हो जाएंगे, जेनेटिकली म्यूटेशन के बाद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या है?
सोल्यूशन कुछ ऐसा होना चाहिए कई कई तरीके का। पहला ये होना चाहिए कि जो दवाइयाँ आप लोग जाके काउंटर पर खरीद रहे हो वो तो ना मिले। दूसरा क्या कर सकते हो, कुछ पॉलिसी वॉलिसी लेके आओ। तीसरा कुछ स्कीम लेके आओ। चौथा कि ये जो पोल्ट्री वोल्ट्री में कुछ बिक रहा है उसको ख़त्म करो। तो ये मेजर बेसिक जो आइडिया है इसी सब के लिए स्कीम लेके आ चुकी है गवर्नमेंट। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसने हाईलाइट किया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को और कहा कि तुरंत इस पर कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो पॉलिसी वाली बात होगी। दूसरा, चेन्नई डिक्लेरेशन साइन किया गया है। तो ये एक चीज़ याद रखिए, चेन्नई डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तीसरा, रेड लाइन कैंपेन। कई दवाइयाँ ऐसी होंगी आपने देखा होगा जिस पे एक रेड लाइन साइड में बनी होती है। उसका ये मतलब क्या होता है, वो आपकी अवेयरनेस के लिए है। अवेयरनेस किस चीज़ की अवेयरनेस, वो यह बताता है कि ये जो दवाइयाँ हैं ना, ये भाई खुद से खरीद के मत खाओ, क्योंकि यही वो दवाइयाँ हैं जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को प्रमोट कर रही हैं। मतलब अगर जब तक कोई आपको डॉक्टर ना रिकमेंड करे तब तक ये दवाइयाँ ओवर द काउंटर, मतलब आप डायरेक्टली जाके दुकान पे मांगोगे तो वो आपको नहीं देंगे। ये होता है रेड लाइन कैंपेन का। टू डिस्करेज द ओवर द काउंटर सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ये रेड लाइन वाला। इसके बाद एक शेड्यूल H1 बनाया गया है। शेड्यूल H1, इसके अंदर जो दवाइयाँ रखी जाती हैं, इनकॉर्पोरेटेड ऑन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल टू रेगुलेट द, ये भी वही बात है। मतलब रेड लाइन कैंपेन के अंदर जो दवाइयाँ, मतलब देखिए जो शेड्यूल H1 के अंदर जो दवाइयाँ होंगी ना, एक शेड्यूल बना दिया गया, मान लीजिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल है तो एक लिस्ट होती है, वैसे ही दवाइयों की भी एक लिस्ट को एक शेड्यूल में डाल दिया गया। अब इस शेड्यूल में जो दवाइयाँ होंगी उनके ऊपर आपको ये लाल वाली पट्टी मिलेगी। तो रेड लाइन कैंपेन और शेड्यूल H1 एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेशनल पॉलिसी 2011 में ही ला दी है, किस लिए, MMR के प्रतिरोध के लिए, ठीक है। फिर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, 2017 से 21 तक एक प्लान बना करके पूरा चलेंगे हम इसको ख़त्म करने के लिए। तो उसका क्या नाम है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR रेजिस्टेंस, ठीक। और फिर मैंने बताया था कि जो भी पोल्ट्री वोल्ट्री में यूज़ कर रहे हैं तो उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, प्रतिबंध लगाओ। तो पोल्ट्री में इसको यूज़ करने के लिए बैन कर दिया गया है। फिशरीज़ में इनको बैन कर दिया गया, किसके द्वारा, FSSAI के द्वारा। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारी लिमिट्स रख दी हैं कि मीट प्रोडक्ट्स में किस हद तक आप एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई AMR होता क्या है, कि बेसिकली उनकी क्षमता बढ़ जाती है किस चीज़ के लिए, कि अब उनके ऊपर ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। क्या सिर्फ बैक्टीरिया होता है, नहीं, वायरस भी होता है, फंगाई भी होता है, पैरासाइट भी होते हैं, ठीक है। ये हो गया पूरा डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, इनको सुपर बग्स कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा कि क्यों हो जाते हैं, रीज़न में पढ़ा कि भाई 57% डॉक्टर्स पास कोई डिग्री नहीं है। सेल्फ मेडिकेशन, खुद से दवाई लेने लग जाते हैं। कुंभ वगैरह वाली चीज़ें हैं। चौथा क्या है, जो दवा वाली कंपनी है वही वो दवा वाला पानी फेंक दिया उन्होंने नदी में, ठीक है, तो उसकी वजह से बायो एक्यूमुलेशन और ये सब चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या काम किया, काम में हमने पॉलिसी पढ़ी, पॉलिसी 2 पढ़ ली, 2011 की कौन सी पॉलिसी, ये वाली। और उसके अलावा और उसके अलावा क्या पढ़ा, 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो दोनों इसके बारे में बात करती हैं। 2017 से 2021 के लिए क्या पढ़ा, नेशनल एक्शन प्लान फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये पढ़ा। फिर और क्या पढ़ा, अवेयरनेस वाले पॉइंट पे, अवेयरनेस पे क्या पढ़ा, शेड्यूल H1 और रेड लाइन कैंपेन, ये पढ़ा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ा, FSSAI के बारे में पढ़ा। उसने क्या किया, बैन कर दिया, कहाँ पे, फिशरीज़ में। और लिमिट गवर्नमेंट ने सेट की किसके लिए, मीट प्रोडक्ट्स के लिए। ये था पूरा आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। फिर से पढ़ के एक बार समरी देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी बताया भाई 3 से 4 क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड। 2019 का पेपर एक बार ज़रा देखिए, जो लोग दे रहे हैं एग्ज़ाम वो तो ज़रूर देखिए कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। अब आप ये प्लान कर लीजिए आज ही से कि ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको लिखना कैसे है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जैसे आज हिट किया है तुरंत के तुरंत आपके दिमाग में कोई पॉइंट हिट किया वही पॉइंट उस समय भी आया। तो ये वाले पॉइंट है, इसलिए आपको आंसर लिखने का एक तरीका तैयार कर लेना चाहिए कि स्टेटमेंट वाले। एक तो क्वेश्चन आ रहे हैं एथिक्स में, व्हाट इज़ टाइप, जैसे पहला ही क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ एथिक्स, ये तो ठीक है आप डायरेक्टली लिख दोगे, लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे थियरी कहाँ पे लाओगे, क्या एग्जांपल्स दोगे, ठीक है, कोटेशन कौन से यूज़ कर सकते हो आप।
इस तरीके का, और उसके डायमेंशंस क्या क्या होने चाहिए, ये होना चाहिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। बात मानिए मेंस में, जिन लोगों ने मेंस वगैरह दिया है और जो आगे देंगे, आप सब लोग को ये पता ही होगा कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैसे लिखना है। क्या लिखना है तो सबको आता है भाई, इतना ज़्यादा आप पढ़ चुके होते तब तक कि क्या वाली समस्या नहीं आएगी। कैसे लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को ज़रा पॉज करके सोचिएगा कि कैसे लिख सकते हैं आप। आपको समझ में आएगा कि आपका जो जितना भी दिमाग में चीज़ें आ रही हैं बहुत इधर उधर भाग रही हैं, उसको सिंक्रोनाइज करके लिखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन क्या है, नीड्स पे सोसाइटी की जो नींव रखी जानी चाहिए वो ज़रूरत के आधार पर होनी चाहिए, लालच के आधार पर नहीं। मतलब ज़रूरत, बेसिकली आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो सोसाइटी होती है उस सोसाइटी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नीड को देना चाहिए, ग्रीड को नहीं। तो आपको इस चीज़ को प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि ग्रीड कैसे बुरा है, नीड कैसे अच्छा है, और जो चीज़ अच्छा है वही सोसाइटी के लिए भी डिज़ायरेबल है। इसीलिए वो कह रहा है कि सोसाइटी में नीड बेस्ड होना चाहिए, ग्रीड बेस्ड नहीं। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको देना पड़ेगा ना कि ग्रीड क्यों बुरा है और नीड क्यों अच्छा है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको ये भी लिखना है कि ग्रीड क्या हमेशा बुरा है, नो, ये भी आपको इसमें पॉइंट में लिखना है कि हमेशा बुरा नहीं है। फिर आपको लिखना है तो फिर ग्रीड में ऐसा क्या है कि हम उससे दूर भाग करके नीड की तरफ जाएंगे, यानी कि नीड की अच्छाइयाँ क्या क्या हैं। और लास्ट में आपको दोनों को पकड़ के बीच का एक रास्ता निकालते हुए कहना है कि नीड की क्या ज़रूरत थी, ग्रीड की क्या ज़रूरत थी, और उसके हिसाब से सोल्यूशन आप दे दो। ये हो गया पूरा क्वेश्चन। मैंने जो बताया फ्रेमवर्क उसके हिसाब से देखिए, अभी आपको समझ में आएगा कैसे लिखा गया। पहला क्वेश्चन है, सॉरी मैंने इंट्रोडक्शन शुरू किया ग्रीड के डिफिनीशन से। ग्रीड इज़ द इनसैटिएबल डिज़ायर। इनसैटिएबल होता है मतलब जिसको पूरा ना किया सके। पूरा इन द सेंस जैसे कोई लालच के लिए यूज़ किया सकता है कि ऐसी कोई इच्छा, अतृप्त इच्छा, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, मैं फालतू में भटक रहा हूँ, कि ऐसी कोई इच्छा जिसको तृप्त नहीं किया सकता है, जिसको पूरा ही नहीं किया सकता। तो ग्रीड इज़ द इनसैटिएबल डिज़ायर टू कंज्यूम एंड ओन मोर देन वंस ओन नीड। मुझे जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा कंज्यूम करने की, उससे ज़्यादा उपभोग करने की, और उससे ज़्यादा अपने पास इकट्ठा कर लेने की जो अतृप्त इच्छा है, इसी को आप लालच कहोगे, ठीक है। दूसरा, अब इसको आपको नीड से जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? सिंस द रिसोर्सेज ऑन द अर्थ आर लिमिटेड, चूँकि अर्थ पे जो संसाधन है वो सीमित है, इसलिए किसी एक का लालच, किसी एक के अंदर की जो लालच की प्रवृत्ति है वो किसी ज़रूरतमंद को उसकी गंभीर आवश्यकता से वंचित कर सकती है। मतलब आपका जो लालच है, अब रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसमें से आपको ज़रूरत इतनी थी लेकिन आपके लालच की वजह से आपने इतना ले लिया, तो ये जो जिसकी ज़रूरतमंद का हक था वो आपने खा लिया। तो मैं यही कह रहा हूँ यहाँ पर इस पॉइंट पे कि since the resources on the earth are limited, so one's greed and tendency to hold leads to serious deprivation of someone in dire need of it. Next point. So the need-based consumption is the basis of sustainable model of living and thus it is a desired value in society. अब इसने आपने एथिक्स से कुछ शब्द वगैरह शुरू किए कि वैल्यू इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के लिए एक महत्वपूर्ण मूल्य है। क्या है कि हमको नीड बेस्ड रहना है, ग्रीड बेस्ड नहीं। और उसका एक एग्जांपल आपने दिखा दिया कि जब भी आप ग्रीड करते हो तो किसी की नीड का आप हनन कर रहे हो। ये हो गया भाई इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, क्या ग्रीड हमेशा बुरा है? तो आप सोचिए ज़रा कि अगर लालच ना होता तो क्या होता। कई ऐसे थिंकर्स हैं जो लालच को जस्टिफाई करते हैं, वो लालच को मतलब निगेटिव वर्ड नहीं देखते हैं, निगेटिव वर्ड के रूप में नहीं मानते। जैसे हमारे इंडियन फिलॉसफी में लालच क्या है? निगेटिव वर्ड है, ठीक है। लेकिन यही हमारे इंडियन फिलॉसफी में भी आपको जो हमने पढ़ा था पुरुषार्थ, तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष पढ़ा था, उसमें हमने अर्थ की बात की थी। अर्थ मतलब इकोनॉमी। अब आपको इकोनॉमी के लिए काम करना है, आपको पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए आपके पास कुछ मोटिव होना चाहिए। मोटिव ये होना चाहिए कि मुझे और पैसा कमाना है, मुझे ग्रो करना है, मुझे और धन चाहिए। तो ये भी तो एक मोटिव हो सकता है। क्या हर किसी का मोटिव यही है कि उसको पैसा इसलिए कमाना है क्योंकि उसको समाज सेवा करनी है? बहुत रेयर है ये तो। फिर आप जो जीडीपी और ये सब बातें करते हो, यानी कहीं ना कहीं वो किसी की ग्रीड पे बेस्ड ही है। हर एक आदमी अपनी एक छोटी ग्रीड लेकर निकला है घर से और उसकी वजह से पूरे दिन इकोनॉमी चल रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्या ग्रीड एकदम ही गड़बड़ चीज़ है? तो आप कहोगे कि यार सही से देखा जाए तो नहीं। फिलॉसफी और फिर कहने वाली बातें करनी हो, फिलॉसफी ज्ञान फंडे,
तो आप कहोगे कि हाँ ठीक है, ये तो भाई फिलॉसफी के हिसाब से गलत है, ग्रीड लालच नहीं होना चाहिए। लेकिन आप रियल लाइफ में देखो ना, आपका कोई मोटिव है, आप उसको ग्रीड ना कहो ठीक है, लेकिन कोई ना कोई आपका सेल्फ इंटरेस्ट है जिसको आप सेल्फिश कहोगे। आप सेल्फिश ही तो हुए क्योंकि आप एक सेल्फ इंटरेस्ट के द्वारा मोटिवेट हो रहे हो काम करने के लिए। तो कुछ थिंकर्स होते हैं वो इसी आइडिया पे बेस्ड होते हैं। जैसे कैपिटलिज्म है, एडम स्मिथ है, फ्री हैंड की बात, इनविजिबल हैंड की बात वो करते हैं, वो सब इसी आइडिया के खिलाफ मतलब आसपास घूम रहा है और इससे रिलेटेड कुछ बातें हम करते हैं। तो ये कहते हैं कि क्या लालच हमेशा बुरा होता है? तो ये कहते हैं ग्रीड एक्ट एज अ मोटिवेटर फॉर अ पर्सन टू इनोवेट, टू अर्न एंड टू ग्रो। लालच एक व्यक्ति के लिए प्रेरक का उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। और इतिहास से भी हमें ये जानकारी मिलेगी। हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखिए, हम इवॉल्व क्या हमेशा नीड के बेसिस पे हुए हैं? क्या किसी के ग्रीड भी रही है जो हम इवॉल्व हुए हैं? आपको ये समझ में आएगा जो हमेशा हम लोग को एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि भाई नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना, या नीड इज़ द मदर ऑफ द इन्वेंशन। तो क्या है, यही है सच्चाई? तो मैंने भाई लिख दिया यहाँ पर कि अवर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री विल टेल अस दैट नॉट ऑलवेज नीड वॉज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मेनी अ टाइम्स ग्रीड वॉज। कि हमेशा जो ज़रूरत थी वही नहीं आविष्कार की जननी थी, कई बार वो लालच भी थी। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को जस्टिफाई करता है। आप इसके एग्जाम्पल किसी को याद हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, बर्नार्ड साहब हैं, वो क्या कहते हैं कि प्राइवेट वाइसेस यील्डेड पब्लिक बेनिफिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है। देखिए होता है, एक होता है वर्च्यू, एक होता है वाइस। वर्च्यू मतलब होता है पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव मूल्य, जैसे ऑनेस्टी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, ट्रूथ हो गया, ठीक है, सेल्फलेसनेस हो गया, ये सब क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इनको वर्च्यू कहते हैं। तो समाज कहता है कि आपको अपने अंदर वर्च्यू बढ़ाना चाहिए, वर्चुअस पर्सन होना चाहिए। वाइस क्या होता है, मतलब पाप वाली चीज़ें, मतलब झूठ हो गया, धोखा हो गया किसी के साथ, तो ये सब क्या हो गया, वाइसेस हो गए। लालच भी इसी के अंदर माना जाता है। ग्रीड भी किसके अंदर माना जाता है, एक तरीके का वाइस माना जाता है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, वाइस माना जाता है ये बात। अब ये थिंकर क्या कहता है कि प्राइवेट वाइसेस यील्डेड पब्लिक बेनिफिट्स। किसी का प्राइवेट लालच जो था उसने पब्लिक को भी बेनिफिट किया। जो मैं अभी ऊपर बात कह रहा था, ये कई बार होगा कि जैसे आपका लैंडलॉर्ड है, अब उसका एक लालच हो सकता है कि ठीक है आपका रूम भले ही कबाड़ा सा हो लेकिन उसको चाहिए 15,000 रुपये, 15,000 रुपये आपसे ले रहे हैं भाई साहब, तो ये उनका लालच है। लेकिन फिर देखिए इनका प्राइवेट वाइस जो था, इनकी प्राइवेट जो लालच थी उसकी वजह से पब्लिक बेनिफिट्स भी होते हैं। ये 15,000 जब लेंगे तो फिर ठीक है किसी और को काम पे लगाएंगे, कुछ अपने घर खर्चा करेंगे, तो इनकी वजह से भी कुछ इकॉनमी वगैरह चल रही होगी। ठीक है, हो सकता है राजेंद्र नगर में फिर ये भंडारा वगैरह करें। तो ये जो चीज़ें ये क्या हो रही हैं, आपको दिख रहा होगा कि प्राइवेट बंदा भी जो लालच कर रहा है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रही है। अब कोई कंपनी चल रही है, जैसे स्पेस एक्स चल रही है, या कोई प्राइवेट कंपनी चल रही है, टाटा चल रही है, तो मैं उसको ग्रीड नहीं कहूँगा, लेकिन एक बिजनेस मोटिव है। बिजनेस मोटिव माने कि प्रॉफिट चाहिए उनको, लेकिन वही कंपनी फिर और क्या कर रही है, करीब 800 करोड़ का, तो मुझे याद है कि 2016 में उन्होंने क्या किया, CSR के अंदर खर्चा किया था। CSR में नहीं था, बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत कई सारे पॉजिटिव काम किए थे उन्होंने। ठीक है, 800 करोड़। तो ये क्या है कि उस प्राइवेट बंदे की अगर मोटिवेशन नहीं रहती तो वो ग्रो क्यों करता, और चूंकि उसने ग्रो किया इसलिए उसने सोसाइटी को वापस कुछ दिया भी है। तो आप हमेशा ग्रीड को गलत नहीं कर सकते। हमारे अर्थ धर्म काम मोक्ष है, अर्थ में बार बार मैं कह रहा हूँ ग्रीड की बात नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो एक मोटिवेशन की बात करता है कि आपके अंदर एक मोटिवेशन होगा तभी आप अर्थ कमाओगे। अर्थ मतलब क्या, पैसा कमाओगे। और अर्थ इंपॉर्टेंट है आपके अदर चीज़ों को पूरा करने के लिए। आपको अगर धर्म करना है, मोक्ष की भी प्राप्ति करनी है, मतलब धर्म वाले काम करने हैं, आपको भंडारा करना है, कोई ब्राह्मण आपके घर आ गया तो उसको अगर दान दक्षिणा करनी है, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि अर्थ ही इंपॉर्टेंट है और भी आपके जो पुरुषार्थ हैं उनको पूरा करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ तो है, ये आपने बता दिया। अब आप बताओगे हाउएवर ग्रीड इज ऑल्सो एट द कोर ऑफ द सम ऑफ द ग्रेवेस्ट इश्यूज फेस्ड बाई ह्यूमैनिटीज। लेकिन आप क्या बोल रहे हो यहाँ पर, आप ये कह रहे हो कि हालांकि लालच जो है वो मानवता के सामने आने वाली सबसे गंभीर मुद्दों के मूल में है। ये भी आपने पॉइंट बोल दिया। अब आप हर वो पॉइंट को बोल दो जो आपके दिमाग में, यहाँ से आंसर लिखना बहुत आसान है कि भाई लालच कैसे गलत है, ये पॉइंट सिर्फ लिखना है। 5 पॉइंट्स में बांट दो इसको। मैंने क्या किया, पहला
राइजिंग इनइक्वालिटी एंड नॉन इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब हमने जीएस में पढ़ लिया है पहले से, क्या ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट, वो कहता है कि 1% इंडियंस होल्ड करते हैं सम 70% इंडियंस इतना वेल्थ। तो ये इनइक्वालिटी को ही दर्शा रहा भारत के। तो आप ये कहोगे कि किसी का लालच ही है जो इतनी बड़े, ऐसा आपने इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट कर दिया है कि 1% के पास इतना पैसा आ जा रहा है जो 76% के पास होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, किस तरीके का इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप कर रहे हो? तो एक ग्रीड बेस्ड मॉडल है। दूसरा, आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट इसमें लिख दोगे। ठीक है, टुडे इफ टुडे हाफ ऑफ द ग्लोब इज रिच, इट इज़ बिकॉज अदर हाफ ऑफ द ग्लोबल इज फोर्स्ड टू लिव इन पॉवर्टी। कहता है कि अगर आज दुनिया का आधा हिस्सा समृद्ध है, वह इसलिए है क्योंकि दुनिया के दूसरे आधे हिस्से को आपने गरीबी में जीने पे मजबूर कर दिया है। तो ये एक पॉइंट आप बढ़िया देख सकते हो कि किस तरीके का मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं, ग्रीड के चलते कितना गलत मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं। ये आप एक पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट है ग्रीड के डायमेंशंस। मैंने बोला कि जो लालच है उसके अलग अलग डायमेंशन आपको लिखने हैं। अभी तक हमने क्या इकोनॉमिक डायमेंशन लिखा है बस। अब हम बात करेंगे पावर वाला डायनेमिक्स, पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल ग्रीड है, किसी को अपनी हेजिमनी बरकरार रखनी है, प्रभुत्व बरकरार रखना है। जैसे चाइना हो गया, चाइना राइज कर रहा है तो यूएस को दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब दोनों के बीच में क्या होगा, ट्रेड वॉर हो गया। ट्रेड वॉर से और दुनिया को तो बहुत नुकसान हो रहा है। आपके ट्रेड वॉर से दुनिया भर की नीड को भी नुकसान हो जा रहा है। अब अपने ट्रेड वॉर के अंदर अलग अलग तरीके के एक्ट्स लेके आओगे और उस एक्ट के तहत आप दूसरी कंट्रीज को फोर्स करोगे कि इनसे ये सामान मत कर दो, इनसे वो मत करो, वो मत करो। समझ रहे हो आप? तो आपके दो लोग के झगड़े के बीच में हमारी नीड कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो यहाँ पर भी ग्रीड वाला एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। कोल्ड वॉर का एग्जाम्पल, जहाँ कंट्रीज को फोर्स किया गया कि आप एक किसी ग्रुप को पकड़ो। ठीक है, दूसरा क्या, ट्रेड वॉर अभी आप देख रहे हो। सिविल वॉर अफ्रीका का, साउथ मिडिल ईस्ट का आपको देखने को मिलेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ पावर की डायनेमिक्स है। अफगानिस्तान में यूएस क्या कर रहा है, और नियो कॉलोनियलिस्ट टेंडेंसीज जो हैं, ये सब की सब ग्रीड की देन है। ये एक पॉइंट आप लिखो। तो पॉलिटिकल एंगल हो गया। सोशल एंगल क्या है ग्रीड का, पैट्रियार्की और जेंडर बेस्ड, लिंग आधारित जो भेदभाव है, पितृसत्ता जो है, वह क्या है, वो और कुछ नहीं है। वह भी एक तरीके की पावर को कैप्चर करने के लिए मेंस जो पीपल, जो मेल पीपल हैं, वो फीमेल के ऊपर अपनी एक डोमिनेंस को कायम रखना चाहते हैं। और इसी डोमिनेंस को प्रिजर्व करने के लिए और स्ट्रांग करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, हाँ, दे वांट टू प्रिजर्व दिस प्रिविलेज। और इसलिए वो लिंग आधारित भेदभाव जो है, ये इनका जो प्रिविलेज है, इनकी सोसाइटी में जो इनको खास स्थान मिला हुआ है जो महिलाओं को नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है, आप जो इनके खिलाफ वायलेंस करते हो, इनके खिलाफ जो अनइक्वल इनको मानते हो, वो चीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि आप अपना जो ग्रीड है, ग्रीड फॉर क्या, ग्रीड फॉर मोर ऑटोनॉमी, उसको आप बचाए रखना चाहते हो। आपके जो प्रिविलेजेस हैं उसको आप बचाए रखना चाहते हो। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। फिर क्लाइमेट चेंज, ये तो आप लिख ही सकते हो आराम से। कोविड आप लिख सकते हो। कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी एकदम हालत ख़राब हुई पड़ी है। तो उसमें आप ये लिखोगे कि ये रीज़न भी क्या है, ग्रीड का ही एग्जाम्पल है। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल को छोड़ करके ऐसे मॉडल्स को अपनाया है जिसने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी लॉस जैसी आउटकम को जन्म दिया। इन्हीं सब का एक आउटकम कोविड-19 भी है कि आपने लाइफ में सस्टेनेबिलिटी छोड़ दिया, आपने सोशल प्रिंसिपल्स पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोनिक कैपिटलिज्म और कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। इस तरीके का अंधा उपभोक्तावाद बढ़ गया है। तो वहाँ पे एक लाइन लिखता है कि इफ़ समथिंग इज प्रोड्यूस्ड एट वेरी चीप प्राइस, इट इज़ ओनली बिकॉज नेचर पेज फॉर इट। कि अगर किसी चीज़ का उत्पादन बहुत ही सस्ते मूल्य पर हो रहा है, इसका यही मतलब है कि इसका जो दाम है, इसका जो भुगतान है, वो प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है। मतलब प्रकृति इसको झेल रही है। आपको तो सस्ते में मिल रहा है, लेकिन आप इस बात को समझ नहीं रहे। तो ये आपको दिखाया हमने किस तरीके से पूरा क्वेश्चन किया है कि हमने पहले देखा कि ग्रीड की डिफिनीशन, उसके बाद हमने पढ़ा नीड, फिर हमने कहा चूँकि रिसोर्सेज जो हैं वो क्या है, लिमिटेड है, इसलिए एक लोग की ग्रीड दूसरे की नीड को असर करेगी। फिर हमने कहा क्या भाई ग्रीड हमेशा बुरा है, तो हमने कहा नहीं, 4-5 चीज़ें। उसमें एक बंदे की, सॉरी, एक थिंकर की हमने लाइन भी देखी। उसके बाद हमने देखा कि ये नेसेसरी मोटिवेटर के रूप में काम करता है। उसके बाद हमने क्या कहा, ग्रीड की वजह से क्या क्या दिक्कत हो रही है। तो मैंने यहाँ बोला कि जो ग्रीड है उसको आपके डायमेंशंस बढ़ाने हैं आपको खूब सारे।
हमने एक पॉलिटिकल डायमेंशन देखा, कोल्ड वॉर, ट्रेड वॉर, ये सब। हमने सोशल डायमेंशन देखा, पैट्रियार्की हो गया, लिंग आधारित जो भी भेदभाव हो रहे हैं, ठीक है। हमने क्लाइमेट चेंज देखा, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर प्रभाव देखा, कोविड देखा, कैपिटलिज्म देखा, उपभोक्तावाद देखा, इसकी वजह से पृथ्वी पर क्या असर पड़ रहा है उसको देखा, इकोनॉमिक कैपिटलिज्म देखा कि राइजिंग इनइक्वालिटी, सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या थे? ये पॉइंट्स है कि किस तरीके से जो आपका ग्रीड बेस्ड डेवलपमेंट हुआ है, हमारी सोसाइटी में ग्रीड बेस्ड डेवलपमेंट हुआ है। तो अब आपको इस चीज़ को सही करना, आप एथिक्स का आंसर लिख रहे हो, आपने दोनों पॉइंट्स लिख दी, क्या सही क्या बुरा। अब आपको इसको एथिक्स को सही करना, इसको सही करना है, इस प्रॉब्लम को सही करना है। तो आपको जब एथिक्स में आप आंसर लिखो तो 2-3 चीज़ें ध्यान देनी है। ये सोल्यूशन आप दोगे, सोल्यूशन में एक पॉइंट तो ये लिखोगे डायरेक्टली कि लॉ, अगर लॉ वगैरह से रिलेटेड तो लॉ वगैरह पे काम करो, उनको सही करो। दूसरा, आपको ह्यूमन की वैल्यूज़ में भी कुछ चेंजेस करने हैं। ये पॉइंट ज़रूर लिखिएगा कि मूल्यों में कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी एथिक्स का आंसर कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपको तह पर जाना होगा कि क्यों हमारे अंदर ऐसी टेंडेंसी बन रही है, हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति बन रही है लोगों के अंदर कि लालच उनके अंदर और बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आपकी हेल्प करने कौन आ सकते हैं? गांधी जी के प्रिंसिपल, कौन कौन से? सर्वोदय के प्रिंसिपल, ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। और फिर तालिस्मान, गांधी जी का तालिस्मान, ये क्या है? आपको गाइड करेगा कि किस तरीके से आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, मूल्यों का परिवर्तन कैसे कर सकते हो किसी आदमी के अंदर। दूसरा रूल किसका आता है? स्टेट मतलब राज्य का, मतलब जो गवर्नमेंट है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है कि वो इंश्योर करे कि जो ग्रीड है ना, वो एक मोटिवेटर तो बन के रहे कि हाँ ठीक है, हमको भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम काम करें, लेकिन ये इनइक्वालिटी को ना प्रमोट करें। मतलब आपको कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी है, कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना है, कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है कि ग्रीड जो है वो मोटिवेटर का काम करे, लेकिन वो उसके जो निगेटिव्स हैं उनसे हमको स्टेट बचा के रखे। आपको डीपीएसपी में आपको दिखेगा, वो डीपीएसपी क्या है, थोड़ा आर्टिकल लिख के बताइएगा ज़रा, कौन सा आर्टिकल है डीपीएसपी के अंदर। डीपीएसपी नहीं पूछ रहा हूँ, डीपीएसपी तो सबको पता होगा। डीपीएसपी के अंदर कौन सा आर्टिकल है जो इस तरीके का कोई बात करता है कि स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज को रोके। ठीक है, ये पॉइंट भी आप यहाँ लिख सकते हो कि सोल्यूशन में आप लिख सकते हो कि इस तरीके का कि ऐसा करके हम अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम है, कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ डीपीएसपी, उसको पूरा कर सकते हैं। इस तरीके से कंटेंट आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन। मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए 3 क्वेश्चन अगर आने वाले हैं स्टेटमेंट वाले तो उस पर फोकस करिए, उसको लिखिए। बाकी एथिक्स का हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, केस स्टडीज़ भी कर लेंगे, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जीएस में मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी कि जो पेपर 2 और पेपर 3 है, देखिए इसमें मैक्सिमम करंट अफेयर्स जो होता है पेपर 2 और 3 में ही पूछते हैं। पेपर 1 बहुत ज़्यादा स्टैटिक है, जैसे हिस्ट्री है, उसमें क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें क्या करंट अफेयर, बहुत चांसेस नहीं। सोसाइटी में एक करंट अफेयर के चांस बनते हैं, ज्योग्राफी में मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग मतलब कन्वेंशनली पूछते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांस नहीं। पेपर 2 और 3 में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं पेपर 2 और 3 में लाने की कोशिश करूँगा जो करंट अफेयर्स वाले हों। ठीक है, जो आपके अब स्पेक्ट्रम के हैं, लक्ष्मीकांत के हैं, वो तो आप पढ़ सकते हैं, तो ज़रूर पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन जो अलग अलग सोर्सेज हैं मार्केट में, उनसे मैं बना करके और फिर आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। तो फिर पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।